जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आज की इस वीडियो में जो हमने पोर्शन डिस्कस करना है आपका चैप्टर का, ये लास्ट पोर्शन है। इस वीडियो में इस चैप्टर को कंक्लूड भी कर लेंगे। ये वो पोर्शन है जो आपके सिलेबस में इस दफ़ा ऐड हुआ है, क्योंकि एक सिलेबस में आपके चेंज आई है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। इससे पहले अटेम्प्ट तक जो इंडिविजुअल एंड एओपी होती थी, उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक सेपरेट ब्लॉक इनकम होती थी। उसके सेपरेट रेट थे एंड वो ग्रॉस रेंट ही आपका क्या होता था, टैक्सेबल होता था। लेकिन अब इस साल में 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के जो टैक्स ईयर है, जो बजट है, उसमें लॉ ने अलाउ कर दिया है इंडिविजुअल एंड एओपी को ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपकी 1 रुपए भी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में क्या करेंगे, टैक्स करवा सकते हैं। अगर इंडिविजुअल अपने आप को नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में टैक्स करवाता है या एओपी टैक्स करवाती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, तो क्या होगा? तो ये होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम पहले जो हम रेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, रेंट में हमें पता है हमारे पास रेंट आता है नॉन एडजस्टेबल एडवांस का टेंथ पार्ट आता है, 1/10 पार्ट जो बनता है वो हमारा रेंट का पार्ट बनता है। एंड एनी फोरफिटेड अमाउंट जो होती है, हमारी डिपॉजिट जो होती है, वो हमारा रेंट का पार्ट बनता है। फिर हम उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसिव डिडक्शंस, जो हमें उस रेंट को, उस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को अर्न करने के लिए हमारे जो एक्सपेंसेस हमारे इनकर हुए होंगे, वो हम लेस करेंगे। जो नेट रेंट बनेगा, जो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनेगी, वो मैं अपनी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में, इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद, इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऐड करूंगा। एंड उस पर मैं इंडिविजुअल या एओपी वाले रेट जो मैंने चैप्टर 4 में पढ़े थे, वो वाले लगाकर क्या करूंगा, टोटल टैक्सेबल इनकम पर टैक्स पेएबल कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं ये ऑप्शन ऑप्ट करता हूं कि मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को एज ए सेपरेट ब्लॉक इनकम भी क्या कर सकता हूं, ट्रीट करवाना चाहता हूं, तो उस केस में जो आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सेपरेट रेट्स हैं, आप वो वाले लगाएंगे। ठीक है। अगर इंडिविजुअल या एओपी चाहता है कि वो नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में जाए, तो उस केस में उन पर ये वाले टैक्स रेट नहीं लगेंगे, बल्कि इंडिविजुअल एंड एओपी वाले टैक्स रेट चैप्टर 4 में गिवन है आपके, वो वाले लगेंगे। अब डिडक्शंस जो हैं, कौन कौन सी डिडक्शन और कितनी अमाउंट तक की डिडक्शन मुझे अलाउ है, ठीक है, वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। ये एडिशन हुई है आपकी बुक में इस दफा स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट के लिए। अगर आप ऑटम 2020 के स्टूडेंट्स हैं और आप दोबारा तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। आप इससे वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ये अब हम जहां पर देखें, जहां पे वो बता रहा है कि इस दफा आपकी एक लाइन ऐड हुई है जिसके थ्रू उन्होंने ऑप्शन दे दिया है इंडिविजुअल एंड एओपी को भी कि वो अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में टैक्स करवा सकते हैं। तो अगर नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में अगर आप जाते होते हैं जब, तो उस केस में आपको डिडक्शंस अलाउ होती हैं जो आपने उस इनकम को अर्न करने के लिए इनकर की होती हैं। अब कौन कौन सी डिडक्शंस हमें अलाउ हो सकती हैं, लॉ ने वो स्पेसिफाई कर दिए कि अगर आपके ये एक्सपेंसेस हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जो रेंट होता है, आपकी जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो होगा, उसमें से लेस कर सकते हैं। अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। ये आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। अब देखें, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स टू ए बिल्डिंग, ये वाला जो है जस्ट बिल्डिंग के अगेंस्ट अलाउ होगा, लैंड के अगेंस्ट अलाउ नहीं होगा। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स टू ए बिल्डिंग, एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब जो आपका टोटल रेंट बनेगा, रेंट में आपकी रेंट, मंथली रेंट आता है आपका, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो आप पोर्शन ऐड करते हैं साल के रेंट के अंदर, वो आता है। एंड एनी फोरफिटेड अमाउंट, वो भी आपकी क्या आती है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स में कवर होता है। ठीक है। और यहां पर वो ये नहीं कह रहा कि एक्सपेंस इंकर्ड एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट। अगर आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 0 रुपए भी है, तो उस केस में भी आप अपने रेंट चार्जेबल टू टैक्स का जो
1/5% है, आपको जो 20% है वो आपको एज एक्सपेंस अलाउ होगा। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल से वेरीफाई आगे करवा देता हूं कि जहां पर अगर आप देखें, जहां पर आपके टोटल 5 एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेबल, प्रॉपर्टी टैक्स पेड, सैलरी एटसेट्रा एंड फ्ला। अगर हम इस सोल्यूशन में जाएं तो सबसे पहले जो वो लेस कर रहा है, वो लेस कर रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस। अगर आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस, आपका अगर आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस टोटल रेंट का अगर 50% है इस साल का, आपको जो अलाउ होगा वो क्या होगा, 1/5%, 20% आपका क्या होगा, डायरेक्ट डिडक्शन है। अगर आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जीरो भी है तो फिर भी आपको रिपेयर, जो आपकी रिपेयरेंस है, वो आपको फिर भी एक्सपेंस अलाउ होगा। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं मेरा रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो है, रेंट वो है 5 मिलियन, और मेरे कोई मेरा खर्चा नहीं हुआ रेंट, प्रॉपर्टी रेंट को ऑन करने के लिए, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, तो फिर भी मैं लेस करूंगा, मुझे अलाउ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, मुझे स्टेट अलाउ है, वो अलाउंस मुझे अलाउ करता है कि आपका वो नोशनल एक्सपेंस है। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस। ठीक है, ये कितना होगा, इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, एक 1 मिलियन, ये मुझे डायरेक्ट मेरी क्या डिडक्शन है। अब मैं इसमें से ये लेस कर दूंगा, और मेरे पास जो मैंने टैक्स पे करना, जो मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जहां पर, वो है 4 मिलियन। मैं कितने पे टैक्स पे करूंगा, 4 मिलियन पर टैक्स पे करूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था पहला, ये जस्ट बिल्डिंग के अगेंस्ट है, लैंड के अगेंस्ट नहीं है। एंड इस एक्सपेंस का, इस डिडक्शन का, इस अलाउंस का आपके एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस से कोई देना नहीं है। आपने डायरेक्ट जो आपने रेंट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसका 1/5% आप क्या कर लेंगे, अपनी डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बी, एनी प्रीमियम पेड और पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट। अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है अपनी बिल्डिंग की, ठीक है, और आपने उसका जो एनुअल प्रीमियम होता है, अगर आपका पेबल, मतलब यह है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एक्सपेंस आपको अक्रूवल बेसिस पर भी अलाउ है। आगे चल के हम कुछ देखेंगे कि कुछ एक्सपेंसेस हमें कैश बेसिस पर अलाउ होंगे, इसके अगेन इधर इधर ही, कि अगर हमने वो एक्सपेंस पे कर दिया है तभी हमें वो अलाउ होगा, अगर हमने पे नहीं किया, अक्रू किया है, इस टैक्स ईयर में पे नहीं किया, वो हमें अलाउ नहीं होगा। ये हमारा प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने अच्छी तरह इसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। और ये भी किसके अगेंस्ट है, जस्ट बिल्डिंग के अगेंस्ट आपको अलाउ है। पॉइंट सी, एनी लोकल रेट टैक्स, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पर कोई भी टैक्स पे किया, जैसे आपका एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स होता है, आप जो पे कर रहे होते हैं अपने एरिया के हिसाब से, वो आपका इनकम टैक्स नहीं होता। एक आपका टैक्स होता है कि आपका जो किरायादार है, आपका जो कस्टमर है, अगर आपको वो पेमेंट करते हुए आपकी पेमेंट में से टैक्स काट के आपको पेमेंट कर रहा है, वो आपका इनकम टैक्स एडवांस में विदहेल्ड कर रहा है, जो आप अपनी फाइनल लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तभी लॉ कह रहा है अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पर कोई भी टैक्स पे किया है तो वो आपको डिडक्शन अलाउ होगी, लेकिन नॉट बीइंग एनी टैक्स पेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अगर कोई आपका कस्टमर आपका टैक्स काट के आपको पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, तो वो आपका इनकम टैक्स विदहेल्ड कर रहा है स्टार्ट में। वो आपका इनकम टैक्स है, एडवांस आपने कट किया है, आप फाइनल लायबिलिटी में वो टैक्स क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट डी, एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेबल बाय द कंपनी इन द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहां पर प्रॉपर्टी में आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है, आपकी यहां पर लैंड भी हो सकता है। नॉर्मली यहां पर बिल्डिंग, इसमें लैंड कवर होगा, ग्राउंड रेंट की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट की लीजेस होती हैं, जो रेंट पर देते होते हैं, वो ऑलमोस्ट कोई 100 साल के लिए भी देते हैं। तो हो सकता है मैंने क्या किया है, मैंने एक ग्राउंड पर एक गवर्नमेंट से 5 किनाल 10 किनाल का एक प्लॉट लिया है, ग्राउंड लिया है रेंट पर, लीज पर 100 साल के लिए। एंड मैंने उसके ऊपर एक फ्लैट्स, बहुत बड़ा प्लाजा कंस्ट्रक्ट किया जिसको मैंने मल्टीपल फ्लैट्स बना दिए हैं। अब उन फ्लैट्स को मैंने रेंट पर दे दिया, अब वहां से जो मुझे रेंट पर इनकम आ रही है बिल्डिंग्स के अगेंस्ट, वो मेरी रेंटल इनकम है।
अब उस ग्राउंड पर जो मैंने एक्चुअली मैंने लीज पर दिया हुआ है, तो उस पर जो मैंने रेंट पे करना है, जो पेबल है मेरा, वो मुझे एज एक्सपेंस डिडक्शन अलाउ है। ठीक है, पॉइंट ई काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इस पॉइंट के अंदर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी डिस्कस करने लगा हूं। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आपने वो नोट कर लेनी है। इसमें क्यों, क्या इसमें से कौन सा पोर्शन है जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को भी हिट कर रहा है? आपने अपने पॉइंट्स को टेक्स्ट के अंदर आपस में लिंक करना सीखना है, ताकि आप चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और चीजों को इजीली पास कर सकें, पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब यहां पर देखें, एनी प्रॉफिट पेड और पेबल बाय द पर्सन, पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, एओपी भी आता है और कंपनी भी आती है। इन द ईयर और एन ऑन एनी मनी बोरोड, मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बिल्डिंग परचेज करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग ही आती है बस, उसको अगर मैं रेंट पर देता हूं तो मुझे जो रेंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है। मतलब ये हुआ, अगर लैंड या बिल्डिंग को परचेज करने के लिए, लैंड को परचेज किया उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, या मेरी एक ऑलरेडी बिल्डिंग है उसकी रेनोवेशन के लिए, या एक्सटेंशन के लिए, या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डिंग को अगर मैं लोन लेता हूं, तो उस लोन पर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं बैंक को या किसी थर्ड पार्टी को, इंडिविजुअल पर्सन को, वो मुझे एज ए इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ है। और ये भी क्या है, अक्रूवल बेसिस पर अलाउ है। पेड और पेबल की बात हो रही है, पूरे साल का जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा मुझे सारे का सारा अलाउ होगा। अब यहां पर इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहां से आ गया, मैं बताता हूं आपको। अगर कोई पर्सन कैश में लोन रिसीव करता है, तो वो कैश में जो भी पर्सन लोन रिसीव करेगा, लॉ कहता है कि जिस पर्सन ने कैश में लोन रिसीव किया है वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, पूरे का पूरा लोन उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी, उस पर वो टैक्स पे करेगा। पहली बात, उस पर भी अगर वो मार्कअप पे कर रहा है तो यहां पर डिडक्शन अलाउ होगी, लेकिन उसने जो कैश में लोन लिया है वो सारे का सारा लोन उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगा। दूसरा पॉइंट, लॉ कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने या किसी पर्सन ने लोन लिया है थ्रू बैंकिंग चैनल, इंडिविजुअल की बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल ने लोन लिया है थ्रू बैंकिंग चैनल, लेकिन उसने जो लोन लिया है किसी बैंक के थ्रू नहीं, किसी बैंक के पास से नहीं लिया और अपने क्लोज रिलेटिव से भी नहीं लिया, किसी थर्ड इंडिविजुअल से लिया है जो उसका रिलेटिव नहीं था, दोस्त कह दें, कुछ भी था, लॉ कहता है वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। थर्ड पॉइंट, लॉ कहता है कि अगर आपने, इंडिविजुअल ने लोन लिया है थ्रू बैंकिंग चैनल, बैंकिंग चैनल में क्या क्या चीजें आती हैं, क्रॉस चेक के थ्रू एंड ऑनलाइन ट्रांसफर, जिसमें पेई और जो बंदा पे कर रहा है दोनों का अकाउंट ट्रेस हो सके कि किसने पे किए हैं और किसको मिले हैं। ठीक है, और वो लोन लेता है अपने रिलेटिव से, रिलेटिव्स में उसका फादर, उसके भाई, उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन एंड उसके ब्रदर्स आ जाते हैं एंड सिस्टर्स आ जाती हैं। अगर इनमें से किसी से, अगर इनमें से किसी से भी इंडिविजुअल लोन लेता है थ्रू बैंकिंग चैनल तो वो उसकी इनकम नहीं होगी। अगर वो किसी थर्ड पार्टी से भी लेता है थ्रू बैंकिंग चैनल फिर भी उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट एफ, यहाँ पर एक तरह का इस्लामिक जो हमारी बैंकिंग है, यहाँ पर वो जस्ट रेंट को कह देते हैं कि आप शेयर इन रेंट कह देते हैं इंटरेस्ट को। यहाँ पर केस ये है कि आपने लोन लिया बैंक से, मतलब ये हुआ कि आप एक प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे जिसकी जिसकी अमाउंट थी 2 करोड़ रुपए, और उसमें से 1 करोड़ की आपने पर्सनल आपके पास पैसे थे और 1 करोड़ आपने बैंक से ले लिया, मतलब आपने एक तरह से पार्टनरशिप करके क्या किया, उसको परचेज किया। और अब बैंक कहता है कि आप जो मेरा 1 करोड़ रुपए है आप इतने अरसे में वापस करेंगे, जब तक आप मेरा 1 करोड़ वापस नहीं कर देते तो जो आपको रेंट मिलेगा, आपने जो रेंट पर बिल्डिंग दी हुई है उसमें जो रेंट मिलेगा उसमें एक शेयर, रेंट का शेयर भी मुझे आप एडिशनल पे करते रहेंगे मंथली। ये तो एक तरह का इंटरेस्ट ही होता है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस के अंदर तो आपको उन्होंने शेयर चेंज करके कर दिया है कि शेयर इंटरेस्ट।
शेयरिंग द रेंट मेड बाय द कंपनी, जो हम रेंट पे कर रहे होते हैं, वो जो मैं पे कर रहा हूँ किसी स्केड्यूल बैंक को, शेयर जो रेंट का, वो लॉ कहते हैं या आपका एडमिसिबल एक्सपेंस, आप उसको एक्सपेंस को लेस कर सकते हैं। फिर आता है वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज और अदर कैपिटल चार्ज, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन सच मॉर्टगेज। अब यहां पर देखें, ये कैश बेसिस पर है, जो मैंने यहां पर इंटरेस्ट पे किया होगा मुझे सिर्फ वही अलाउ होगा, अक्रूवल बेसिस पर अलाउ नहीं होगा। आपने कंपनी लॉ में मॉर्टगेजेस के बारे में पढ़ा हुआ है कि हम मॉर्टगेज करवा कर क्या लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, कुछ और लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर जो आप पे कर रहे होंगे उस पर इंटरेस्ट, वो आपका अलाउएबल एक्सपेंस होगा। जी पॉइंट एच बाद में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी भी हम आगे प्रैक्टिस भी करते हैं। पहले पॉइंट आई, एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेबल बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर फॉर लीगल सर्विसेज। अब यहां पर वो कह रहा है लीगल सर्विसेज, अब वो आगे डिफाइन भी कर रहा है कि कौन सी लीगल सर्विसेज। acquired to defend the company's title to the property or any suit connected with the property in court। अगर कोर्ट में प्रॉपर्टी की ऑनरशिप या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई केस है, तो अगर उसको डिफेंड करने के लिए अगर आप किसी लॉयर को हायर करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, तो सिर्फ वो लीगल एक्सपेंसेस आपको अलाउ होंगे, उसके अलावा कोई और लीगल एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, ये वाली बात बैड डेट्स वाली बात है, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स किस तरह से है कि मैंने 2000 यकम जुलाई 2019 पर अपनी बिल्डिंग रेंट पर दी एंड 30 जून 20 तक पूरे साल का मेरा रेंट, जो मेरा रेंट बनता था वो 20 लाख बनता था। लेकिन जो मेरा टेनेंट था, जो मेरा कस्टमर था, उसने मुझे रेंट पे नहीं किया, लेकिन क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल होती है, तो मैंने उस साल पूरे टैक्स 2020 का मैंने क्या कर दिया, रेंट पे टैक्स जमा करवा दिया। अब अभी तक मुझे मेरे टेनेंट ने पैसे नहीं दिए, उसके जो भी इश्यूज हैं, हमारे पास में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने बिल्डिंग भी खाली कर दी है। तो लॉ कहता है कि उस केस में जो अनपेड रेंट है, जो आपको रिकवरी नहीं है, आपको लगता है कि रिकवरेबल नहीं है, जो और उस पर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, अपनी इनकम बना चुके हैं, तो वो आपको एज ए डिडक्शन बैड डेट अलाउ होगा अकाउंटिंग वाला। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, जबकि टेनेंसी जो थी बोनाफाइड थी एंड जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसने आपकी प्रॉपर्टी को वेकेट कर दिया है और उसके पास आपकी इस टाइम कोई भी प्रॉपर्टी उसके टेनेंसी में नहीं है। ठीक है, और कंपनी ने अपने सारे जो रीजनेबल स्टेप्स थे रिकवरी के उसने कर लिए हैं, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि अगर लीगल प्रोसीडिंग्स भी करूं तो रिकवरी नहीं होगी, और उस अनपेड रेंट जो है उसको ऑलरेडी वो इनकम का पार्ट बना चुके हैं। लास्ट ईयर का जो मेरा रेंट था उसको मैं टैक्स उस पर पे कर चुका हूं, तो लॉ कहता है तो आपको ये एज ए बैड डेट अलाउ होगा। ठीक है, फिर कहता है कि अगर ये बैड डेट्स की रिकवरी है, इस साल वो आपको अनपेड रेंट को बैड डेट रिकॉर्ड करवा देता है, आपको अलाउ कर दिया, आपने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन नेक्स्ट टैक्स ईयर में आपको उस में से कुछ रिकवर हो गए या पूरा रिकवर हो गया, तो जितना भी रिकवर हो जाएगा वो आप क्या करेंगे, जिस साल में रिकवर होगा उस साल आप दोबारा उसको क्या कर देंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्ज कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, वेयर ए पर्सन हैज बीन अलाउड डिडक्शन। जी एग्जैक्टली, आपको जो जो एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड हैं, जो आपने अपनी लायबिलिटी अक्रू की होती है, वो अगर उस लायबिलिटी को आपने 3 टैक्स ईयर के अंदर पे नहीं किया, ठीक है ना, अगर आपने उस लायबिलिटी को 3 टैक्स ईयर के अंदर पे नहीं किया, तो अपनी उस लायबिलिटी को जो आपने एक्सपेंस बुक किया था, आप उस लायबिलिटी को अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे और आपकी वो लायबिलिटी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स क्या हो जाएगी, आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी, फ्रॉम प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, और ऐसी लायबिलिटी जिसको आपने यहां पर इनकम में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, और बाद में अगर आप अपनी वो लायबिलिटी पे बैक कर देते हैं, तो आप उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। और ये आपका लास्ट पॉइंट, ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेट कर रहा है। पहला ये पॉइंट है कि अगर आपने कोई एक्सपेंस की यहाँ पर डिडक्शन ले ली है, तो आप उसकी दोबारा किसी और हेड के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते।
एंड यहाँ पर भी आपका जो IS जो आपका सेक्शन 21 है इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर इनएडमिसिबल डिडक्शन, तो उसके जो रूल्स हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। ठीक है, अब हम इसका ये वाला पॉइंट देखते हैं। एनी एक्सपेंडिचर, ठीक है, in respect of the property for the year computed before any deduction allowed under this section, paid or payable by the company in the year wholly and exclusively for the purpose of deriving rent chargeable to tax under the head income from property, including administration and collection charges. In short, कि अगर लैंडलॉर्ड का मतलब बिल्डिंग के ऑनर का, जिसने बिल्डिंग रेंट पर दी हुई है, लैंड रेंट पर दिया हुआ है, रेंट को कलेक्ट करने के लिए या रेंट बिल्डिंग वो अर्न करने के लिए जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव या जो कलेक्शन के चार्जेस होंगे वो उसके 6% ऑफ ग्रॉस रेंट से एक्सीड नहीं कर सकते। यहां पर वो कह रहा है नॉट एक्सीडिंग 6% ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एग्जांपल में आते हैं। रेंट मेरे पास रेंट कितना है 5 मिलियन, यहां पर मैं लेस करता हूं कलेक्शन चार्जेस। अब यहां पर जो एक्चुअल इनकर्ड है, जो मेरे कलेक्शन चार्जेस एक्चुअली इनकर हुए हैं वो हुए हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन जो मुझे अलाउ हैं वो हैं 6% ऑफ, ये 6% ऑफ रेंट और एक्चुअल, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो क्या होगी, मुझे एज ए एक्सपेंस अलाउ होगी। अब मेरा 6% आप कितना बनता है, अब चेक करें तो मल्टीप्लाई बाय 6%, 3 लाख। ठीक है, और जो मेरा एक्चुअल है वो है 5 लाख। मुझे अलाउ कितना होगा 6% ऑफ, सॉरी मेरे जो अलाउ होने हैं वो होने 3 लाख रुपए, क्योंकि जो लोअर एक्चुअल ऑफ, जो 6% ऑफ रेंट या एक्चुअल जो इनमें से लोअर होगा वो क्या होगा, मुझे अलाउ होगा। अगर मेरा एक्चुअल होता है यहाँ पर 2 लाख रुपए, यहाँ पर मैं कितना एक्सपेंस क्लेम करता 2 लाख रुपए का, जो मेरा एक्चुअल हुआ है। ठीक है ना, ये मेरा यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट का मतलब है। आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये हमारा जो थी एडिशन थी इस साल की। अब मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि 2 ऑप्शन होते हैं एक इंडिविजुअल के पास। ये देखें, मिस्टर मुबीन के पास एक गुलबर्ग लाहौर में प्रॉपर्टी है। द सेड प्रॉपर्टी वाज रेंटेड आउट टू मिस्टर असद एट ए रेंट ऑफ 175,000 पर मंथ। ठीक है, मिस्टर असद लेफ्ट द प्रेमिसेस ऑन 31 जनवरी 2021। आपने चेक करना है कि कब ये क्या कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, ताकि हम नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट कर सकें जो मेरी रेंट का पार्ट बनेंगे। मिस्टर असद हैज पेड ए सम ऑफ 3 लाख एज एन अनएडजस्टेबल एडवांस इन टैक्स ईयर 2018। मतलब क्या हुआ, 18, 19, 20 तीन टैक्स ईयर में मैंने क्या किया है, 3 लाख रुपए का 10% अपनी इनकम का पार्ट बनाया होगा। मिस्टर मुबीन ने उसी क्या कर दिया, एडवांस वापस कर दिया। और सेड प्रॉपर्टी रिमेन्ड वैकेंट इन सॉरी मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी के मंथ में दोबारा मेरी रेंट पर नहीं लगी। गुलजार ने, मिस्टर गुलजार एक कस्टमर आए, उन्होंने मार्च में आकर, ठीक है, 2,22,000 रुपए, 2,20,000 रुपए पे, लेकिन जो उसने लमसम अमाउंट पे किया सिक्योरिटी वो 3,50,000 रुपए जब उसने पे किया है। और जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं वो ये सारे एक्सपेंसेस हुए हैं प्रॉपर्टी इनकम को अर्न करने के लिए पूरे साल में। आपने यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर क्या मंथली एक्सपेंस तो नहीं लिखा हुआ, आप उसको फिर ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्दर वो बता रहा है, इज इनकम फ्रॉम सैलरी इज ₹5 मिलियन एंड फ्रॉम बिजनेस इज ₹1 लाख, सॉरी 5 लाख। He paid zakat of ₹45,000 during the year under zakat ordinance. Requirement क्या है, you are required to compute the taxable income of Mr. Mubin for tax year 2021. If income from property of Mubin is taxable under separate block income. अगर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक इनकम है तब आपको क्या लायबिलिटी बनेगी, इफ इनकम ऑफ प्रॉपर्टी
Mr. Mubin is taxable under normal taxable regime by assuming that option to be taxed under NTR has been exercised. क्योंकि ये इंडिविजुअल या एओपी ने खुद ऑप्शन अवेल करना होता है कि हाँ जी मैंने इसको एज ए सेपरेट ब्लॉक ट्रीट करना है या नॉर्मल टैक्स रिजीम में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपने ये अज्यूम करना है कि आपकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट सेपरेट ब्लॉक इनकम है। ये इसको हम सॉल्व करते हैं पार्ट ए को पहले। पार्ट ए, इनकम फ्रॉम सैलरी। वो मेरी कितनी कीमत है यहाँ पर? 5 लाख रुपए। फिर वो कह रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, वो मेरी कितनी है यहाँ पर? 1 लाख रुपए। फिर मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन के एंड आपको मैं एक बात बताऊंगा, अगर आपकी सेपरेट ब्लॉक इनकम हो तो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को किस तरह ट्रीट करना है हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ये वर्किंग वन में चले जाते हैं हम, यहाँ बना देते हैं वर्किंग वन। रेंट पहले कैलकुलेट करना है मैंने, क्योंकि आपको पता है कि पार्ट वन में कह रहा है कि सेपरेट ब्लॉक इनकम, और सेपरेट ब्लॉक इनकम में सारे का सारा जो रेंट होता है आपका क्या होता है? क्रॉस आपका टैक्सेबल होता है। दो रेंट है मेरे पास मंथली, हम वो डिस्कस करते हैं। पहला जो रेंट था वो 170,000 पर मंथ था, और ये जनवरी तक था, मल्टीप्लाई बाय 7। दूसरा रेंट था, बिल्डिंग मैंने की थी वो जब फरवरी में वेकेटेड रही थी, मार्च में 2,20,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मेरे पास जो अमाउंट बनती है वो बनती है 175,000 बाई 6 सॉरी 7, और दोबारा अगर मैं 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल ये बन गई मेरे पास। जितनी बनती है बाद में देख लेते हैं। अब मैंने इसमें ऐड करने नॉन एडजस्टेबल एडवांस, ठीक है। अब वो देखते हैं कितना बनता है। फिर आप देखें तो क्या कहा था हमने, जो इस मैंने इस दफा कितना लिया है? 3,50,000 रुपए इस मंथ में, इस साल मैंने लिया है वो है 3,50,000 रुपए। इसमें से मैं लेस करूंगा, लेस ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स। कितना बनता है वो? 3 लाख मैंने लिया था, उसको मैंने टैक्स ईयर 18, टैक्स ईयर 19 और टैक्स ईयर 20 में क्या किया था? पे किया था। वो कितना बनेगा? 3 लाख का 10%, मैंने 3 साल क्या किया उस पर टैक्स पे किया, ये बनता है मेरा 90,000 रुपए। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 90,000 को लेस कर दूंगा, जो नेट बनेगा इसके बाद नेट जो इसका आएगा वो आएगा 2,60,000 रुपए। उसका मैं 10th पार्ट क्या करूंगा, अपनी सैलरी में ऐड करूंगा। जब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप वहां से देख सकते हैं। ये क्या है? मेरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है सारी की सारी। 2131,000। तब यहां पर देखें, ठीक है, कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन है उसमें थोड़ी सी गलती है। अब गलती उसमें किस तरह से है? यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है हमें कि टैक्स ईयर 18 में आया था, टैक्स ईयर 18, टैक्स ईयर 19, टैक्स ईयर 20, 3 साल हमने क्या किया, उस पर टैक्स पे किए। जो उसका सोल्यूशन आपका बना हुआ है, उसने यहाँ पर क्या लिया है? 60,000 लिया है, जो कि उसने 2 मंथ कंसिडर किया है। लेकिन एडवांस जो टैक्स हुआ था 30,000 पर टैक्स मंथ टैक्स हुआ था, जो 3 साल का बनता है आपका 90,000 रुपए। आपके फ्यूचर में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, जो आपका आई के स्टडी टैक्स में गिवन है। ये मेरी क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
मैं इसको यहाँ से कॉपी करके ले जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मेरी टोटल इनकम कितनी बनती है? यह है मेरी टोटल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम नहीं, मेरी टोटल इनकम है। जब आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक होती है, जो भी आपकी सेपरेट ब्लॉक इनकम होती है वो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनती, आप लेस कर देंगे सेपरेट ब्लॉक इनकम। वो आपकी कितनी अमाउंट है? सेम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की आपकी सेपरेट ब्लॉक इनकम है। इसके बाद आप इसमें से लेस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। तो आपका क्या है, ज़कात जो आपने पे किया डिडक्टेबल अलाउंस है, वो कितनी अमाउंट है? 45,000 रुपीज हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी टैक्सेबल इनकम बच जाएगी। 5,55,000 रुपये आपकी क्या है, टैक्सेबल इनकम है। अब आप अगर देखें, अब यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से कम है। अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो टैक्स इस पर 0 रुपए होगा। अगर ये नॉन सैलरीड है तो फिर जिस पर टैक्स हम चार्ज करेंगे, इस पर कौन से टैक्स लगेंगे? नॉन सैलरीड इंडिविजुअल वाला टैक्स रेट लगेगा। अगर आप देखें, इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 5,55,000 रुपए। तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो टोटल टैक्सेबल इनकम का 75% से ज्यादा है। ये ऑलमोस्ट बन रही है आपका 90%। तो इसको हम कहेंगे कि हाँ सैलरीड इंडिविजुअल है, तो उसकी ये वाली इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। लेकिन प्रॉपर्टी की इनकम उसकी क्या है, टैक्सेबल है, उस पर रेट लगेगा ये वाला। उसकी जो प्रॉपर्टी इनकम जो उसकी बनती है 2,31,000 रुपए, वो उस पर ये वाला टैक्स लगेगा। वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड्स 2 मिलियन, उस केस में 2,10,000 रुपए प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 मिलियन रुपीज। चलें जी, डेट लगाते हैं, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम, नो टैक्स। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 मिलियन पर टैक्स है, 2,10,000 रुपए, टैक्स ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 2 मिलियन। ठीक है, अब यहां पर कितनी बनती है मेरे पास, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मेरे पास कितनी है, चलें देख लेते हैं। मेरे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 31, इतनी हो गई, माइनस 2 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या रेट है, 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग मल्टीप्लाई बाय 0.20। ये आपकी टैक्स पेबल जो बनेगा, टोटल जो मैंने पे करना है वो बनता है 21, सॉरी ये बनता है 2,10,000, 2,36,200 रुपये मेरा क्या है, टैक्स पेबल है। मैंने पार्ट एक क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर सोल्यूशन में आऊँ, ये देखिए आपका जो टैक्स पेबल यहाँ पर बना है वो कम क्यों बना है, क्योंकि उसने यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो थोड़ी सी कम बना दी है, ये यहाँ पर ए में। ये देखिए आपका जो एक्सपेंस 2,36,800 बना है और मेरा भी क्या बना है, 200 बना है। अब उसकी डिफरेंस क्या है, उसने एक मिस्टेक की है यहाँ पर, जो उसने इसको कंसिडर किया है 60,000 रुपए, जो एक्चुअली में बनता है 90,000 रुपए। ठीक है, अब हम पार्ट बी की तरफ जाते हैं। वो पार्ट बी में क्या कहता है कि आपने कंसिडर करना है कि उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, सारी की सारी आप उसको देख सकते हैं। मैंने क्या कहा था, सारा यहां से मैं कॉपी करता हूं।
अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम कुछ एडिशंस करते हैं, वर्किंग वन में यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है जी, मेरा क्या है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अब इसमें मैं लेस करूंगा डिडक्शंस। सबसे पहले कौन सी करूंगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मुझे पता है कि वो मेरे जो स्टेट अलाउ है, मैंने नहीं देखना एक्चुअली में इनका हुआ है कि नहीं हुआ। कितना अलाउ है एक्चुअल रेंट का, फिफ्थ पोर्शन, 4,26,000 रुपए। ठीक है, मैंने लेस कर लिया। अब हम आते हैं मेरे एक्चुअल कितना कितना एक्सपेंस हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल, पेएबल है, देखें पेड नहीं है, पेएबल है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो मुझे अक्रूवल बेसिस पर अलाउ है, जो भी अमाउंट है मैं लेस कर लेता हूँ। ठीक है जी, मेरी बनती है 1,80,000। ठीक है, फिर आते हैं प्रॉपर्टी टैक्स पेड। प्रॉपर्टी टैक्स है, मुझे अलाउ है 80,000। ठीक है, फिर है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटेड फॉर कलेक्शन ऑफ रेंट, कलेक्शन ऑफ रेंट। ठीक है, बैंक चार्जेस इन कनेक्शन विद द कलेक्शन ऑफ रेंट। यहां पर बात हो रही है कलेक्शन ऑफ रेंट की। हमने यहां पर पढ़ा था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन चार्जेस के अगेंस्ट जो टोटल एक्सपेंस है वो 6% ऑफ अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं कलेक्शन चार्जेस, वो कैसे होते हैं, एक्चुअल या 6%। ठीक है, इनमें से जो दोनों में से जो लोअर होगी, ठीक है, इनमें से लोअर कौन सी होगी, एक्चुअल कितने हुए मेरे, एक्चुअल हुए 60,000 प्लस 20,000, 80,000 रुपए। और 6% कितना बनता है मेरा यहाँ पर, अगर मैं देखूं तो वो ज्यादा ज्यादा बनता है, 1,60,800 रुपए। तो मुझे एक्सपेंस जो अलाउ होगा वो अलाउ होगा 80,000 रुपए। क्लियर, कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर आपका है फी टू लॉयर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट। हमने कहा था कि लीगल चार्जेस सिर्फ ये वाले अलाउ होंगे जहां पर मैं खुद को डिफेंड कर रहा हूँ कोर्ट में अपनी प्रॉपर्टी को। उसके अलावा जितने भी लीगल चार्जेस होंगे मुझे अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, लीगल चार्जेस नॉट अलाउड, आपने शो करवाने हैं लीगल चार्जेस 0 रुपए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट को क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। कितनी बन गई है, 13,64,800 रुपए। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको एज ए सेपरेट ब्लॉक लेस नहीं करूंगा। क्यों लेस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको नॉर्मल टैक्सेबल जी में क्या करवा रहा हूं, कैलकुलेट करवा रहा हूं। अब इस केस में भी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, टोटल टैक्सेबल इनकम का क्या है, 26% है। इसीलिए इसमें मैं क्या करूंगा, नॉन सैलरीड वाले रेट लगाऊंगा। अब हम क्या करते हैं, नॉन सैलरीड वाले रेट क्या करते हैं, जाकर डिटरमिन करते हैं। टैक्स लायबिलिटी, चैप्टर 4 में आप जाएंगे। ये आपके क्या है, टैक्स फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। वो कह रहा है कि अगर आपका टैक्स वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 24 लाख, हम यहाँ पर फॉलो करते हैं 70,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, टैक्स ऑन 12 लाख, 70,000 एक्सीडिंग 12 लाख, वो है एक्चुअल इनकम माइनस 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%।
ये कितनी बनती है? 1,07,970 रुपए। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, मेरा टोटल क्या है, टैक्स पेबल है। अब देखिए, अगर मैं सेम दो ऑप्शन है, अगर मैं अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक टैक्स करवाऊँ तो मेरा टैक्स बनता है 2,36,000 रुपए, और अगर उसको मैं नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में लेकर आऊँ, मेरा टैक्स कितना बनता है, 1,77,970 मेरा टैक्स पेबल बनता है। मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा है कि मैं अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को नॉर्मल टैक्सेबल स्लैब में क्या करूं, टैक्स करवाऊं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया था आज का जो हमने डिस्कस किया है। आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।